हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। आज से हम करेंगे बिहार ऑब्जेक्टिव वाली बुक इम्तियाज अहमद जी के द्वारा जो लिखी गई है वह बुक हम लोग पूरा कवर करेंगे बिहार स्पेशल के लिए। हम जानते हैं 67th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। आप जाकर पहले फॉर्म भरें। 5 नवंबर 2021 तक फॉर्म भरे जाएंगे और इसके एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2021 के बाद होने के चांसेस हैं। तो आप अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें कि 30 क्वेश्चन पिछले कुछ वर्षों में हमें देखने को मिलते हैं। तो बिहार स्पेशल वाली बुक जो कि इम्तियाज अहमद है, इसे हम लोग कवर करेंगे ही। साथ ही साथ इससे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग इस वीडियो सीरीज में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और शुरू करते हैं बिहार का इतिहास में इतिहास के स्रोत को। ठीक है, इतिहास के स्रोत को आपको क्या करना है, इस बुक को ले लेना है। अगर आपने बुक नहीं लिया है तो आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं जो जो यहाँ पर फैक्ट बताए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इतिहास के स्रोत में। राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है चंदेश्वर। देखिए, जो राजनीति रत्नाकर पुस्तक है, ठीक है, इसका जो लेखक है दोस्तों वह चंदेश्वर है। ठीक है, चंदेश्वर। और यह जो चंदेश्वर था यह मिथिला नरेश का मंत्री था चंदेश्वर। और इस राजनीति रत्नाकर बुक में जो दिया गया है, राज के ब्रह्म नीति का आधार, राज के ब्रह्म नीति का आधार इसमें क्या माना गया है? तो मंडल सिद्धांत को बताया गया है। मंडल सिद्धांत को बताया गया है। मंडल सिद्धांत को बताया गया है। देखिए, अब हम लोगों ने देखा कि राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक है चंदेश्वर। तो हम लोग यहाँ पर जितने भी और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे है उनसे देख लेते हैं। जैसे कि विद्यापति, तो विद्यापति जो है एक, इसके बारे में हम लोग देख लें। विद्यापति जी बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है। ठीक है, मैथिली और संस्कृत कवि, लेखक, राजनीतिक दरबारी कवि, तो ये बहुत सारे इसके पद हैं। तो यहाँ से देखेंगे विद्यापति जी का जन्म 1352 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु हुई थी 1448 ईस्वी में। 1448 ईस्वी में। यह एक संस्कृत मैथिली मैथिली और एक भाषा है अवहट। ठीक है, अवहट भाषा, इसके प्रकांड विद्वान थे विद्यापति जी। ठीक है, प्रकांड विद्वान थे विद्यापति जी। इन्हें मैथिली कवि मैथिली कवि कोकिल और एक से की उपाधि से इन्हें नवाजा गया है। यानी कि इन्हें मैथिली कवि कोकिल भी कहा जाता है और इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। अभिनव जयदेव की उपाधि भी इन्हें दी गई है। अभिनव जयदेव और मैथिली कवि कोकिल, याद रखना आपको। विद्यापति जी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। बंगाली साहित्य का भी इन्हें जनक कहा जाता है। बंगाली साहित्य का भी इन्हें जनक कहा जाता है। बंगाली साहित्य का जनक इन्हें कहा जाता है। दूसरा अगर देखें कि जो इनकी रचनाएं हैं, जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं विद्यापति जी की, तो इनकी रचनाएं हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पदावली। ठीक है, पदावली, इनकी रचनाएं जो हैं पदावली, मैथिली भाषा में इनकी रचना है पदावली। पूछा जाएगा किस भाषा में? तो मैथिली भाषा में। वहीं पर अगर अवहट्ट भाषा में देखें, अवहट्ट भाषा में जो इनकी रचनाएं हैं, अवहट्ट भाषा में इनकी रचनाएं हैं कुछ, याद रख लें, कीर्तिलता। ठीक है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, ये अवहट्ट भाषा में इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं विद्यापति जी की। आपको इसे याद रखना है। वहीं पर अगर संस्कृत भाषा में देखें विद्यापति जी की कुछ रचनाएं, तो भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, विभा सागर, मणि मंजरी, ये कुछ रचनाएं विद्यापति जी की हैं। तो यहाँ से हमको इतनी जानकारी होनी चाहिए। अगला जो है ज्योतिरेश्वर। तो जो देखिए दोस्तों, ज्योतिरेश्वर ठाकुर एक मैथिली कवि थे। ज्योतिरेश्वर ठाकुर एक मैथिली कवि थे और इनके बारे में हम भी जानकारी ले लेते हैं। तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर एक मैथिली कवि थे और मिथिला के कर्नाट शासक, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। मिथिला के कर्नाट शासक हरि सिंह देव, याद रखिएगा, हरि सिंह देव के यह दरबारी कवि थे। कौन? दरबारी कवि थे। कौन?
ज्योतिरेश्वर मिथिला के कर्नाट शासक हरि सिंह देव के दरबारी कवि थे ज्योतिरेश्वर। और इनका इनका जो महत्वपूर्ण कृति है, यानी कि इनकी जो रचना है जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका नाम है वर्ण रत्नाकर। आपको याद रखना है ज्योतिरेश्वर ठाकुर का महत्वपूर्ण रचना के बारे में, वर्ण रत्नाकर। यह कर्नाट शासक हरि सिंह देव के दरबारी कवि थे ज्योतिरेश्वर ठाकुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, ये जो कौटिल्य है दोस्तों, इसे चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश का विनाश करने वाले कौटिल्य चाणक्य थे। कौटिल्य की पुस्तक, इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र। तो नाम से पता चल रहा है अर्थशास्त्र, क्या यह इकोनॉमिक्स से संबंधित बुक है? तो नहीं, यह राजनीति, कृषि, समाज नीति, इन सब से संबंधित एक महान ग्रंथ है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित यह बुक है। अगला देखिए कि उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं, तो उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। ठीक है, उद्वंत प्रकाश बुक के लेखक हैं मौली कवि, याद रखिएगा, उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। और आपसे पूछा जाए, यहाँ पर जब पूछा गया है, जैसे कि ये 60वीं 62वीं बीपीएससी में पूछा गया 2017 में, तो मौली कवि की कुछ अन्य रचनाओं के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि बाघ सिंह। ठीक है, बाघ सिंह। दूसरा उद्वंत विनोद, उद्वंत विनोद। तो मौली कवि के कुछ अन्य रचनाएं, जैसे कि बाघ सिंह, उद्वंत कवि, आपको याद रखना है, और इन्हीं के द्वारा लिखा गया है उद्वंत प्रकाश, उद्वंत प्रकाश। तो इतना आपको याद हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला के पाटलिपुत्र से भी हुआ है, बराबर की गुफाओं से जो कि जहानाबाद में है, राजगृह से भी हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह तीनों क्षेत्रों से, पाटलिपुत्र से, बराबर की पहाड़ियों से, राजगीर से, यह मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो देखिए, मनेर ताम्रपत्र से बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो थोड़ा सा हम लोग गढ़वाल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। गढ़वाल वंश का संबंध बिहार से। ठीक है, गढ़वाल वंश का संबंध हम लोग बिहार से देख लेते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि गढ़वाल, ठीक है, तो यह जो बिहार या क्या बोलते हैं कि गढ़वाल वंश में आप लोगों ने सुना होगा जयचंद के बारे में, कि जयचंद जो चंदावर के युद्ध में 1194 में जो मारा गया था, मोहम्मद गौरी ने उसे मारा था, तो वह गढ़वाल वंश से संबंधित था। तो गढ़वाल वंश का आधिपत्य का प्रमाण मनेर ताम्रपत्र से मिलता है, मनेर ताम्रपत्र से मिलता है, यह आपको याद रखना है। मनेर जो है यह पटना के आसपास, बिहार के पटना के आसपास यह क्षेत्र है मनेर। ठीक है, मनेर। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। गढ़वाल वंश, ठीक है, गढ़वाल वंश का संबंध बिहार से। तो देखिए, यह एक राजपूत वंश था। ठीक है, यह एक राजपूत वंश है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि 11वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान, 11वीं-12वीं शताब्दी के दौरान हम लोगों ने देखा बहुत सारे ऐसे अभिलेख, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जिससे पता चलता है कि 11वीं-12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों पर गढ़वाल वंश का शासन था। तो गढ़वाल वंश का अगर बात करें, गढ़वाल वंश के पहले शासक के बारे में, तो गढ़वाल वंश के पहले शासक थे चंद्रदेव। ठीक है, गढ़वाल वंश के पहले शासक थे चंद्रदेव। ठीक है, तो चंद्रदेव ने 1090 ईस्वी में एक संप्रभु राज्य गढ़वाल वंश की स्थापना की। ठीक है, संप्रभु वंश गढ़वाल वंश की स्थापना की। चंद्रदेव के पुत्र हुए मदन चंद्र। ठीक है, चंद्रदेव के पुत्र हुए मदन चंद्र, या फिर इसे मदन पाल भी कहा जाता है, मदन पाल भी इसे कहा जाता है। और मदन पाल के बाद जो उत्तराधिकारी हुआ गढ़वाल वंश का, वह है गोविंद चंद्र। ठीक है, गोविंद चंद्र।
गोविंद चंद्र। तो गोविंद चंद्र का जो शासनकाल रहा है वह 1114 से लेकर 1154 ईस्वी तक रहा है। 1114 से लेकर 54 ईस्वी। और गोविंद चंद ने जो बिहार में पाल वंश था, ठीक है, पालों से बिहार में पालों से क्या किया, मगध को जीत लिया। मगध को जीत लिया। इससे पता चलता है कि जो गढ़वाल वंश के गोविंद चंद्र थे, इसने बिहार में पालों से मगध को जीत लिया। तो इससे पता चलता है कि बिहार में गढ़वालों का वंश शासन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से यह पता चलता है और यह मनेर ताम्रपत्र से इसके बारे में हमें पता चलता है। आगे देखते हैं, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, यह जो है खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश के जो खिलजी वंश से संबंधित अभिलेख प्राप्त हुए हैं बिहार से। जैसे कि देखिए, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक खिलजी वंश से संबंधित है। फिरोज शाह, एक मिनट एक मिनट, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, यह खिलजी वंश नहीं, यह तुगलक वंश के अभिलेख जो है बिहार से प्राप्त हुए हैं। तुगलक वंश के राजवंश के अभिलेख बिहार से प्राप्त हुए हैं। फिरोज शाह तुगलक, हमने बोला थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, सब जानते हैं कि यह तुगलक वंश से संबंधित है। और फिरोज शाह तुगलक से संबंधित तीन प्रारंभिक अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित तीन प्रारंभिक अभिलेख हमें बिहार में देखने को मिलते हैं। प्रारंभिक अभिलेख बिहार में देखने को मिलते हैं, बिहार से प्राप्त हुए हैं, जो कि 1353 ईस्वी के काल के हैं। 1353 ईस्वी के काल के हैं। तो यह जो अभिलेख है, जिसमें से एक अभिलेख जहानाबाद से, एक अभिलेख बिहार के जहानाबाद से, और दो अभिलेख बिहार शरीफ से प्राप्त हुए हैं। बिहार शरीफ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, एक जहानाबाद से और दो बिहार शरीफ से प्राप्त हुए हैं। और यह अभिलेख फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, एक जहानाबाद से और दो बिहार शरीफ से। तो इससे पता चलता है कि बिहार के तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। वहीं पर बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो बसातीनुल उन्स एक रचना है, और यह किसकी रचना है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बस आप लोग इतना जानिए कि जो बसातीनुल उन्स है, एक उन्स जो होता है यह सूफी संप्रदाय से संबंधित एक वर्ड है, ठीक है। तो बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है तिरहुत से, ठीक है, तिरहुत से संबंधित एक इसके बारे में, तिरहुत के बारे में इसमें बहुत सारे एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा तिरहुत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है। तिरहुत, तो दोस्तों, तिरहुत जो होता था वह बिहार में बिहार में गंगा है, तो गंगा के उत्तरी मैदान, ठीक है, उत्तरी भाग, गंगा के उत्तरी भाग को प्राचीन भारत में, प्राचीन काल में बिहार में गंगा के उत्तरी भाग को तिरहुत कहा जाता था, ठीक है, तिरहुत कहा जाता था, तिरहुत कहा जाता था, ठीक है। और यह जो तिरहुत था, यह 1875 ईस्वी में बंगाल से अलग हो गया। यानी कि इससे पहले यह बंगाल रीजन में था, बंगाल में शामिल था। तो 1875 ईस्वी में बंगाल से यह अलग होकर दो जिलों में बट गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, दो जिलों में यह बट गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, दो जिलों में, मुजफ्फरपुर और दरभंगा दो जिलों में बट गया तिरहुत। और अभी अभी हम लोग जानते हैं कि अभी जो रिसेंट टाइम में तिरहुत एक बिहार का एक प्रमंडल है, सबसे बड़ा प्रमंडल है। बिहार में 9 प्रमंडल है, जिसमें से कि एक प्रमंडल है तिरहुत प्रमंडल। यह 9 प्रमंडल में सबसे बड़ा प्रमंडल है और इसमें 6 जिले आते हैं, जैसे कि मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर। और हम जानते हैं कि बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वह शिवहर है दोस्तों। अब देखो, यहाँ से बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में, ये तो हम लोगों ने देख लिया। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का क्या नाम है? तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी चीनी यात्री आए वह बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी से, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में बौद्ध विहार बहुत सारे थे, तो उन सब बिहार में बौद्ध विहार से संबंधित जितने भी फाहियान, युआन चुआंग, जैसे कि हेन सांग भी, सॉरी, युआन चुआंग जो था, हेन सांग, ठीक है,
हेनसांग, हम लोग जानते हैं हेनसांग के नाम से, इत्सिंग और उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है यह तीनों यात्री फाहियान, युआन चुआंग जिसे हेनसांग भी कहते हैं, इत्सिंग, यह सारे के सारे बिहार आए हैं। ठीक है, जितने भी चीनी यात्री हैं वह बिहार आए हैं। हम लोग जानते हैं फाहियान जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और इत्सिंग जो था 7वीं शताब्दी में भारत आया था और यह नालंदा यूनिवर्सिटी से शिक्षा दीक्षा इन्होंने ग्रहण किया था। तो इससे पता चलता है कि बिहार आने वाले यह सारे के सारे चीनी यात्री बिहार आए हैं। वहीं पर मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? ठीक है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री जो था कौन था? यहाँ पर आप देखिए मुल्ला तकिया, कहीं कहीं आप इसे मुल्ला तफिया भी देखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहबहानी। तो आप लोग इसके बारे में जानिए कि बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री जो था वह मुल्ला तकिया था। ठीक है, मुल्ला तकिया, यहाँ पर मुल्ला तकिया है तो आप यहीं से देखेंगे बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला तकिया। और ये जितने भी विदेशी यात्री हैं, अरबी, फारसी, ठीक है, चीनी यात्री, चाहे वो विदेशी यूरोपीय हो, तो उन्होंने कुछ अपना कुछ वृतांत दिया है। ठीक है, यहाँ के बारे में, बिहार के बारे में कुछ लिख कर गया है, जिससे कि हमें उन सब स्रोतों से, उनके एविडेंसेस से पढ़कर उस समय के तत्कालीन बिहार के बारे में पता चलता है। तो जो देखिए दोस्तों, जो मुल्ला तकिया था, मुल्ला तकिया, ठीक है, इसके बारे में देखें, यह एक विदेशी यात्री था जो कि बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। यह जो आया था मुल्ला तकिया, यह मुगल बादशाह, मुगल, आपको याद होना चाहिए कि मुगल बादशाह अकबर, ठीक है, अकबर के शासनकाल में, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में मुल्ला तकिया बिहार आया था। ठीक है, मुगल का शासन, और यह मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में आया था, लेकिन इसने सल्तनतकालीन बिहार के इतिहास का अध्ययन किया था। यहाँ आकर मुल्ला तकिया सल्तनतकालीन बिहार का अध्ययन किया था यहाँ पर आकर, और इसने, मुल्ला तकिया ने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने तिरहुत का नाम बदलकर तुगलकापुर कर दिया था। ठीक है, यह मुल्ला तकिया ने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, एक मिनट, इंक चेंज कर लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो तिरहुत का नाम बदलकर, अभी हमने तिरहुत के बारे में देखा था, वह तुगलकापुर कर दिया था। वहीं पर अब देखते हैं अब्दुल लतीफ के बारे में। अब्दुल लतीफ, यह भी एक विदेशी यात्री था और यह एक ईरानी यात्री था। ठीक है, ईरानी था, अब्दुल लतीफ एक ईरानी था। चलिए हम लोग इसके बारे में भी देख लेते हैं, अब्दुल लतीफ के बारे में। ठीक है, अब्दुल लतीफ, यह एक ईरानी था और इसने मध्यकालीन बिहार की यात्रा की थी, मध्यकालीन बिहार की यात्रा की थी, और यह एक ईरानी था। पूछा जाएगा कि अब्दुल लतीफ किस देश से संबंधित था, जो कि बिहार का यात्रा किया था, ईरानी था। ठीक है, उसके बाद गंगा नदी, यह जो अब्दुल लतीफ था, यह गंगा नदी के रास्ते राजमहल, आगरा से राजमहल तक, गंगा नदी के रास्ते आगरा से राजमहल तक का यात्रा इसने कवर किया था। ठीक है, और इसने अपने जो यात्रा किया था, यात्रा वृतांत में इसने सासाराम, मुंगेर, पटना, सुल्तानगंज इत्यादि, जो इतने शहर, जो ऐसे शहर हैं, इसके बारे में इसने वर्णन किया था और इसकी बहुत सारी प्रशंसा की थी अब्दुल लतीफ ने अपने यात्रा वृतांत में। यह एक ईरानी यात्री था। अब हम लोग देखते हैं मोहम्मद सादिक। ठीक है, मोहम्मद सादिक, तो दोस्तों मोहम्मद सादिक जो था 1691 ईस्वी में इसके पिता को पटना में दीवान खलीफा पद पर नियुक्त किया गया था। मोहम्मद सादिक के पिता को 1691 ईस्वी में मोहम्मद सादिक के पिता को 1691 ईस्वी में पटना दीवान खलीफा के पद पर नियुक्त किया गया था, और इसी समय मोहम्मद सादिक अपने पिता के साथ बिहार आया था। ठीक है, इसी समय मोहम्मद सादिक बिहार आया था अपने पिता के साथ, इसे आपको याद रखना है। और उसके बाद अगर बात करें तो मोहम्मद सादिक जो था, ठीक है, इसी समय आया था, और इसने जो बिहार के बारे में, जो बिहार का यात्रा किया था, यात्रा का विवरण दिया था, जो इसका नाम है सुबह सादिक, याद रखिएगा, सुबह सादिक,
सुबह सादिक में इसने इसने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन इसमें किया है, सुबह सादिक में, मोहम्मद सादिक ने। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मुल्ला मुल्ला बहबहानी। मुल्ला बहबहानी यह भी एक विदेशी यात्री था जिसने बिहार का यात्रा किया था और अपने यात्रा वृत्तांत में बिहार के बारे में इसने बहुत कुछ बताया है। मुल्ला बहबहानी, तो यह जो एक ईरानी धर्माचार्य था, मुल्ला बहबहानी जो था यह एक ईरानी धर्माचार्य था, ईरानी धर्माचार्य था। और उसके बाद देखते हैं कि 1807 ईस्वी में 1807 ईस्वी में मुल्ला बहबहानी पहली बार पटना आया था। पटना पहली बार आया, पटना पहली बार आया। यह भी आपको याद रखना है कि जो मुल्ला बहबहानी था उन्हें 1807 ईस्वी में पहली बार पटना आया। और इसकी जो कृति है, ठीक है, इसने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है वह लिखा है, ये आपको बुक याद रखना है, मीरात ए अहावल, मीरात ए अहावल जहांनामा में, ठीक है, मीरात ए अहावल जहांनामा में इसने अपने यात्रा वृत्तांत को वर्णन किया है। वहीं पर यह अपनी यात्रा वृत्तांत में राजमहल, भागलपुर, मुंगेर, पटना, सासाराम आदि का वर्णन इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो आपको मैं बता देता हूँ कि बिहार आने वाले जो यूरोपीय यात्री थे उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके ये नाम है राल्फ फिच, ठीक है, राल्फ फिच, मैनरिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, पीटर मुंडी, टैबोमियर, टैबोमियर, उसके बाद बिशप हेवर, बिशप हेवर और बॉरी, ठीक है। तो ये जो जैसे कि राल्फ फिच, मैनरिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, टैबोमियर, बिशप हेवर और बॉरी, ये जो यूरोपीय यात्री थे बिहार आया था। और इसके बारे में उस समय के बारे में, बिहार के बारे में इनकी रचनाओं से हमें जानकारी मिलती। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि फ्रांसोय वर्नी के नाम इसमें नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांसोय वर्नी। वहीं पर बहारिस्तानी गैबी किसकी रचना है? बहारिस्तानी गैबी जो रचना है वह मिर्जा नाथन की रचना है, ठीक है, आपको इसे याद रखना है, मिर्जा नाथन की रचना है बहारिस्तान गैबी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। बहारिस्तानी गैबी जो है, यह बहारिस्तानी गैबी जो है दोस्तों, यह मिर्जा नाथन की रचना है, मिर्जा नाथन की। और हम लोग देखते हैं कि जो 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी, उस समय जो 17वीं शताब्दी में बंगाल के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, बंगाल के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है बहारिस्तानी गैबी से। और यह 17वीं शताब्दी में जो मुगल शासक सम्राट था वह था जहांगीर, ठीक है, मुगल सम्राट जो उस समय था, जिस समय मिर्जा नाथन ने बहारिस्तानी गैबी लिखा था, उस समय जो मुगल सम्राट था वह जहांगीर था। और जहांगीर के शासनकाल के बारे में अगर हम बात करें तो यह था 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी। और जहांगीर ने मिर्जा नाथन को सिताब खां की उपाधि से भी नवाजा था, यह भी आपको याद रखना है। जहांगीर ने मिर्जा नाथन को सिताब खान के उपाधि से भी नवाजा था। अब हम लोग देखते हैं प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत, तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ, ये सारे के सारे जो है वह प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी इनसे हमें मिलती है। वहीं पर प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत वहीं फिर से भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, तो इसमें सारे जो हैं इनसे हमें प्राचीन बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग देखते हैं आगे, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख है क्या पाटलिपुत्र में पाया गया है? तो मौर्यकालीन एक भी अभिलेख पाटलिपुत्र में हमें देखने को नहीं मिले हैं। मौर्यकालीन अभिलेख जो है वह लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसाराम से, रामपुरवा से इत्यादि से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, पाटलिपुत्र से नहीं हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है बिहार के संदर्भ में। तो बिहार में जो अशोक का लघु शिलालेख है वो सहसराम, ठीक है, सहसराम जो कि शाहाबाद जिला
शाहाबाद जिला बिहार में अवस्थित है सहसराम। ठीक है, यहाँ से अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के जो लघु शिलालेख हैं उनमें जो पाए गए हैं, जैसे रूपनाथ में, गुर्जरी, भाब्रू, मास्की, सहसराम, इन सब जगहों में पाए गए हैं। लेकिन बिहार में लघु शिलालेख केवल कहाँ से पाए गए हैं, तो सहसराम से। इसीलिए आपको यहाँ से यह याद रखना है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की जो भाषा है, तो मौर्यकालीन अभिलेखों की जो भाषा है वह संस्कृत और प्राकृत दोनों है। बिहार में जो मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए, और हमने देखा कि जो मौर्यकालीन अभिलेख है वह लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से, रामपुरवा से, लेकिन पाटलिपुत्र से नहीं प्राप्त हुए हैं। तो उन अभिलेखों की जो भाषा थी वह संस्कृत और प्राकृत दोनों है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है, तो बिहार से प्राप्त अभिलेखों की लिपि क्या खरोष्टी है, क्या अरामाइक है। तो दोस्तों ये जो खरोष्टी, अरामाइक है, ये सारे के सारे अफगानिस्तान या फिर जो सिंध के क्षेत्रों में जो लिपि अभिलेख पाए गए हैं अशोक के, उसमें यह सब लिपि का प्रयोग हुआ है। लेकिन ब्राह्मी लिपि का बिहार में जितने भी अभिलेख हैं मौर्यकालीन अभिलेख, उसमें ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ है। तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी। अब हम लोग देखते हैं कि जो मीरतुल अहवाल है, अभी हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, थोड़ी देर पहले अभी हमने देखा था कि मुल्ला बहबहानी, ठीक है, मुल्ला बहबहानी का जो एक बुक था जिसको हम लोगों ने देखा था मीरात ए अहवल जहनामा, तो उसी से देखिए नाम से आपको कहीं कुछ नाम रहेगा तो कहीं कुछ नाम, लेकिन मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन वही है। ठीक है, तो मिर्तुल अहवाल जो रचना है यह मुल्ला बहबहानी का है। इसके बारे में हम लोगों ने देखा। मुल्ला तकिया के बारे में भी हम लोगों ने जाना, मिर्जा नाथन के बारे में भी, जिन्होंने बहरिस्तान ए गैबी लिखा। मुल्ला तकिया की रचना के बारे में आपको बताना है। ठीक है, मुल्ला तकिया के बारे में आपको बताना है। और मुल्ला तकिया ने क्या बताया था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो यह सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब देखते हैं मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण क्या है। हम लोगों ने देखा था कि जो विद्यापति जी हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण कवि थे, लेखक थे, दरबारी कवि थे। तो यह बहुत सारे शासकों के दरबारी कवि रहे हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमने देखा था कि जो मध्यकालीन मिथिला के इतिहास कृतिलता और कृति पताका, यह विद्यापति जी की रचनाएं हैं। कृतिलता, कृति पताका अगर पूछा जाए तो यह अवहट्ट भाषा में लिखी गई है, अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। वही वर्ण रत्नाकर जो है वह किसकी ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है। तो मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में कृतिलता और कृति पताका सबसे महत्वपूर्ण है। और वर्ण रत्नाकर जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा। हमने अभी थोड़ी देर पहले राजनीति रत्नाकर देखा था, वह लिखा था चंदेश्वर ने। तो यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो यह मिला है चिरांद से, चेचर वैशाली में जो है, सोनपुर से, मनेर से। तो सभी के सभी जगहों से धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। बिहार के गया जिले के अबसड़ से प्राप्त अभिलेख से किस राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो बिहार के गया जिले में एक जगह है अबसड़ अभिलेख, जो कि वहां से हमें परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। परवर्ती गुप्त वंश के बारे में हमें वहां से जानकारी मिलती है। चलिए हम लोग थोड़ा सा परवर्ती गुप्त वंश के बारे में देख लेते हैं। परवर्ती गुप्त वंश, तो जो ये परवर्ती गुप्त वंश का शासन काल है दोस्तों, संभवतः 510 से 521 ईस्वी तक को माना जाता है। और इसके संस्थापक थे कृष्णगुप्त। ठीक है, कृष्णगुप्त परवर्ती गुप्त शासक के गुप्त वंश के संस्थापक थे कृष्णगुप्त। और अपसड़ लेख के अनुसार, अपसड़ लेख जो कि गया में पाया गया है, इसके अनुसार इसका जो मूल स्थान था परवर्ती गुप्त वंश का, वह गया में मगध में था। ठीक है, मगध में। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जो परवर्ती गुप्त वंश है उसका मूल स्थान मालवा रहा होगा। ठीक है, मालवा मध्य प्रदेश वाला रीजन है, मालवा रहा होगा। चलिए अब हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं कि जो बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्नाक का लेख शाहपुर जो कि पटना में है, एवं मंदार बांका में से प्राप्त अभिलेखों से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में इन सब अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है। पाल शासकों के बारे में जो जानकारी मिलती है, तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर, ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, इन सभी से हमें पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। जब हम लोग हिस्ट्री को पूरा देखेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही हम लोग
पूरे हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लगती है तो कमेंट करके हमें हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके लिए ऐसे ही पूरे डिटेल्ड में आपके लिए इम्तियाज़ अहमद को हम लोग कवर करेंगे, साथ ही उससे रिलेटेड सारे फैक्ट को डिटेल में यहाँ पर कवर करेंगे। आप केवल वीडियो को देखिए और यहाँ से नोट्स बनाइए। देवपाल के मुंगेर अभिलेख, हम लोग पाल शासक के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में इसको देखेंगे। बिहार के सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, तो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन स्रोत है दोस्तों अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। यह अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है या फिर जैन धर्म से, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम लोग देखते हैं कि नालंदा के सराय टीला में उत्खनन हुआ है। अभी नालंदा के सराय टीला में जो उत्खनन हुआ है, यहाँ से हमें पाल कला के बौद्ध विहार के बारे में जानकारी मिलती है। नालंदा के सराय टीला से पाल कला के बौद्ध विहार के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी हमें क्या मिलती है? तो बौद्ध साहित्य जो कि विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से हमें मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और मौर्योत्तर बिहार के बारे में भी हमें बौद्ध साहित्य से जानकारी मिलती है। बिहार में बड़े पैमानों पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो कनिंघम, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिंघम के द्वारा बिहार में बहुत बड़े पैमानों पर उत्खनन कार्य करवाया गया था और कुछ प्राचीन स्थलों को खोज की गई थी। नालंदा में स्थित बड़ा गांव जो कि नालंदा महाविहार है, का पता किसने लगाया? ऑब्वियस है कनिंघम ने, ठीक है, ऑब्वियस है कनिंघम ने। वहीं पर आप देखिए कि जो पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम ने बिहार में खोज किसकी की थी? तो बिहार में सबसे बड़े पैमाने पर जो बिहार में खोज उत्खनन कार्य करवाया गया था, कनिंघम के द्वारा कराया गया था। तो केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, सबकी खोज कराई गई थी किसके द्वारा? कनिंघम के द्वारा। विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण, ये जो निष्क होता था इसे क्या कहा जाता था, यह आपको बताना है। निष्क या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए थे, यह कहाँ वर्णित है? तो यह वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। बिहार में प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? हमने पहले भी देखा कि बिहार में जो मौर्य अभिलेख पाए गए हैं उसकी लिपि थी ब्राह्मी, ठीक है, उसकी लिपि थी ब्राह्मी। तो यहाँ पर ब्राह्मी है क्या? ऑप्शन में खरोष्टी है, अरामाइक है, ग्रीक है। तो ये सारे के सारे जो लिपि हैं वह हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? अफगानिस्तान वाले इलाकों में, जो अभी वर्तमान में अफगानिस्तान है, वहाँ जो अभिलेख मिले हैं अशोक के, उसमें इन लिपियों का यूज हुआ था। लेकिन बिहार में सारे के सारे अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का यूज हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? इसका सही जवाब है शेरशाह। शेरशाह ने सबसे पहले द्विभाषी अभिलेख जो बनवाया था वह शेरशाह ने बनवाया था बिहार में। हम लोगों ने देखा है कि जो अशोक थे, ठीक है, अशोक ने सबसे पहले अभिलेख लिखवाने का काम किया, और अशोक का द्विभाषी अभिलेख हमें कांधार से प्राप्त होता है, ठीक है। प्राचीन भारत में अशोक के द्विभाषी अभिलेख हमें कांधार से प्राप्त होता है, जिसमें कि ग्रीक भाषा और अरामाइक भाषा का उपयोग किया गया था। लेकिन अगर कहा जाए कि बिहार में पहला द्विभाषी अभिलेख शेरशाह के द्वारा लिखवाया गया था, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? ठीक है, तो यह था अकबर। अकबर का अभिलेख ही बिहार में हमें देखने को मिला है। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी देता है? सही जवाब है दीर्घ निकाय। चलिए अब देखते हैं सियर उल मुताकरिन की रचना किसने की है? तो सियर उल मुताकरिन की रचना की है गुलाम हुसैन तबतबाई ने। गुलाम हुसैन तबतबाई ने सियर उल मुताकरिन की रचना की है। अब देखिए मध्यकालीन बिहार से, तो रियाज उस सलातीन जो यह रचना है, यह किसकी रचना है? यह गुलाम हुसैन सलीम, अभी हमने देखा कि गुलाम हुसैन सलीम जी ने लिखा था रियाज उस सलातीन। वहीं पर तारीख़ शेरशाही जो है यह अब्बास सरवानी के द्वारा लिखा गया है। तारीख़ शेरशाही अब्बास सरवानी के द्वारा लिखा गया है। वाक़ियात मुस्ताकी
वाक़ियात मुस्ताकी जो है वह रिजकुल्लाह के द्वारा ही लिखा गया है। वाक़ियात मुस्ताकी रिजकुल्लाह के द्वारा लिखा गया है। वहीं पर अफसाना ए शाही जो है वह शेख कबीर ने, इसके शेख कबीर की रचना है अफसाना ए शाही। तो वही बासातिनुल उन्स की रचना किसके द्वारा की गई है? तो यह की गई है इख्तिसार दहलवी। इसके बारे में हमने पहले ही बताया, बासातिनुल उन्स के बारे में अभी हमने ऑब्जेक्टिव में देखा था। तो आप पूरे वीडियो को इत्मीनान से देखिए, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बासातिनुल उन्स इसका जो रचनाकार है वह है इख्तिसार दहलवी। चलिए अब हम लोग देखते हैं मुल्ला बहबहानी कहाँ के यात्री थे। हमने देखा था ईरान के, ईरानी धर्माचार्य थे, इसके बारे में डिटेल में देखा हमने। वहीं पर आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत जो हैं वह फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेटर, लैंड सर्वे, सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पोंडेंस सीरीज, जो है ये सारे के सारे आधुनिक बिहार के से संबंधित जानकारी हमें देते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, इस पर भी हमने चर्चा किया। राजनीतिक नीतियां पर अपसर अभिलेख जो है गया से प्राप्त हुआ है, से प्राप्त एक मंदिर में का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर रामायण की कथा अंकित हैं। तो यह हमें इम्तियाज अहमद सर की बुक से हमने इतिहास के स्रोत को कंप्लीट कवर किया डिटेल में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है और आपको कुछ जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और अगर आपको यह सीरीज कंटिन्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना ना भूलें, ताकि हमें इस वीडियो को सीरीज को कंटिन्यू रखने का हौसला मिले। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले 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 सेशन में, जिसमें कि हम लोग इम्तियाज अहमद सर की बुक को कंप्लीट कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। थैंक यू। और चैनल को हमने पहले भी बता दिया। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट